नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट सीए सचिन पर। दोस्तों, 1.5 से 2000 एम्प्लॉइयों का जब हम टैक्सेशन करते हैं तो सबसे मुश्किल और कॉम्प्लिकेट पार्ट होता है एचआरए कि एचआरए के एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या फैमिली मेंबर को रेंट पे करके भी एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, और इनकम टैक्स वाले हमारे एचआरए को वेरीफाई कैसे करते हैं, और अगर हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे एचआरए को मना कर दिया लेने से तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये सब वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से ऐसे एचआरए के पहलू हैं और बातें हैं जो हमें एचआरए क्लेम करते वक्त ध्यान रखना है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक्सपर्ट सीए सचिन पर। टैक्स को बचाने के लिए और किस किस तरह से हम अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपको उसका बेनिफिट टाइम से मिल जाए। मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, आप 11 बजे से शाम के 7 बजे तक इस पर फ़ोन करके मेट से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें चेक करना है कि मुझे एचआरए की एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहली कंडीशन, आप एक सैलरीड पर्सन होने चाहिए। आपको एचआरए मिलना चाहिए आपकी सैलरी के पैकेज में, और आप एक रेंटेड हाउस में रह रहे हो, यानी कि आप किराया पे कर रहे हो। यानी कि 3 चीज़ें हैं। अगर ये तीनों चीज़ें कंडीशन आपके में आ रही हैं तो इसका मतलब आप फिर एचआरए को क्लेम कर सकते हो। अच्छा, पहले मैंने बताया कि आपकी सैलरी का पार्ट होना चाहिए। सैलरी का पार्ट कैसे चेक करते हैं? मेरी सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपये है, 10,000 रुपये तो मेरी हो गई क्या नाम है बेसिक, और 5,000 रुपये मेरा हो गया एचआरए। यानी कि अब जो एचआरए 5,000 रुपये आया है, अब मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये मेरी सैलरी का पार्ट है और उस पर लगेगा टैक्स। लेकिन मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो ये मेरा 5,000 रुपये भी माफ़ हो जाएगा। अब ये माफ़ कैसे होगा? आपने चेक कैसे करना कि भैया मेरा माफ़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, जो एचआरए कंडीशन है वो 3 होती हैं। 3 में से जो सबसे कम आएगा वो माइनस होगा। यानी कि एक्चुअल एचआरए जो रिसीव हो रहा है वो 50% बेसिक सैलरी का डीए का, और एक्चुअल रेंट जो पे कर रहा हूँ माइनस 10% बेसिक सैलरी और डीए का। यानी कि इन तीनों में से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और जो सबसे कम आता है वो मेरी सैलरी में से माइनस हो जाता है। यानी कि एचआरए का टैक्स बच जाता है। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैलकुलेशन करके। देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। आप भी अपने डाटा को, जो भी आपकी सैलरी है इसके हिसाब से लिख के, कैलकुलेशन सेम रहेगी, सिर्फ फिगर चेंज होगी। मान लीजिए मिस्टर सचिन है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं एक जगह जॉब करता हूँ और मैं मंथली रेंट पे कर रहा हूँ 15,000 रुपये का। मेरी बेसिक सैलरी है जो मंथली है 25,000 रुपये, डीए है 2,000 रुपये मंथली, और एचआरए पूरे साल का मुझे मिलता है मान लीजिए 1 लाख रुपये। तो अब कैसे कैलकुलेशन करूँगा, कैसे चेक करूँगा कि मेरा रेंट कितना माफ़ होगा? यानी कि रेंट पे करो 15,000 रुपये महीना, 1,80,000, और मिल रहा है 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये भी दोस्तों अगर मैं मान लीजिए रेंट पे नहीं करता तो इस 1 लाख रुपये के ऊपर मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी स्लैब में आएगा 10%, 20%, 30%। मान लीजिए मेरा ये 20% में आता है तो इस 1 लाख की वजह से मेरा जो टैक्स बन जाएगा वो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा बन जाएगा। लेकिन मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो क्या होगा? 3 कंडीशन मैंने बताई थी। एक्चुअल एचआरए रिसीव, जो एक्चुअल एचआरए रिसीव हो रहा है आपकी सैलरी स्लिप में देख के उसे पूरे साल का निकालिए, 1 लाख रुपये यहाँ लिख दीजिए। आपका जो आ रहा है सैलरी स्लिप में वो आप लिख दीजिए। फिर लिखिए रेंट पे कितना कर रहे हैं, 1,80,000, यानी कि 15,000 रुपये जो मैं पे कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 12, 1,80,000 हो गया। फिर 10% निकाल लीजिए आपका बेसिक सैलरी और डीए का, यानी कि मेरा जो बैठेगा 3,24,000 बैठेगा, उसका 10% ये, इसको माइनस करा 1,47,600 ये आ गया। पहले में निकला 1 लाख, फिर दूसरी कंडीशन में 1,47,000, तीसरी कंडीशन 50% लेना है अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, अगर अदर देन मेट्रो में है तो 40%, यानी कि 3,24,000 का आधा 1,62,000। अब इन तीनों की कैलकुलेशन में से जो भी सबसे कम आएगा वो मेरा टैक्स के कैलकुलेशन के पर्पज से माइनस होगा। यानी कि मेरा तीनों में कम आया 1 लाख रुपये, तो यानी कि मुझे 1 लाख का एचआरए मिल रहा था और 1 लाख मेरा माफ़ हो गया। यानी कि मेरा जो 20% स्लैब में आने वाला था वो मेरा पूरा बच गया है। यहाँ पे एक छोटी सी एडवाइस एज ए सीए जो मैं ध्यान रखता हूँ, बताता हूँ। आप रेंट पे कर रहे थे 15,000 रुपये और आपको मिल रहा था सिर्फ 8,000। अभी भी आप रेंट ज़्यादा पे कर रहे हो, यानी कि आपका 7,000 रुपये अभी भी एक्स्ट्रा जो है वो बच रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये कैलकुलेशन ही ऐसी है। आप चाहें तो इसको रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आपका माफ़ क्या होगा? सिर्फ 1 लाख रुपये। अगला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों हो सकता है कि आपकी सैलरी में एचआरए मिलता ही ना हो और आप तब भी किसी को रेंट पे कर रहे हो,
तब क्या होगा, क्या मेरा नुकसान हो जाएगा? दोस्तों नहीं, एक सेक्शन है 80GG, इसके अंदर 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है, यानी कि 60,000 रुपये मैक्सिमम अमाउंट मिलता है। हालांकि नुकसान है उसमें, लेकिन फिर भी दोस्तों जिसको HRA नहीं मिल रहा हो, रेंट पे कर रहा है, तो उसको ही सरकार ने बेनिफिट दिया है। आप इसे इनकम टैक्स की फाइलिंग करते वक्त ध्यान रखेंगे, उसमें डालेंगे और क्लेम करेंगे, डिक्लेरेशन में नहीं जाएगा ये आप इनकम टैक्स की ई फाइलिंग भरते वक्त ध्यान रखेंगे। अगला और तीसरा पॉइंट, रेंट पेमेंट होनी चाहिए दोस्तों, एक्चुअल में होनी चाहिए, चाहे वो कैश से हो सकती है या बैंकिंग चैनल से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपने अपने फैमिली मेंबर में भी रेंट दिखा रखा हो, जैसे अपने मदर को, फादर को, ग्रैंडफादर को, इन सबको दे रहे हैं, तो भी आप ध्यान रखिए कि आप बैंकिंग चैनल से दें या कैश में दें, एक्चुअल पेमेंट होनी चाहिए। हाँ, ध्यान रखिए पेमेंट जेन्युइन होनी चाहिए और टैक्स चोरी के पर्पज से नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता कि मदर और फादर से एग्रीमेंट बनाइए, लेकिन एक्चुअल में अगर आप रेंट पे कर रहे हैं और वहाँ रह भी रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट है फादर से भी और मदर से भी है या फिर, तो उसका डायरेक्शन के लिए आपको कोई भी मना नहीं कर सकता। इनकम टैक्स के अंदर कहीं भी चीज़ के लिए मना नहीं है कि आप फैमिली से, रिलेटिव से, मदर से, फादर या ग्रैंडसन से रेंट पे करके डिडक्शन, HRA की एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। अगला चौथा पॉइंट दोस्तों, स्पाउस का मत करिएगा। बहुत लोगों को देखता हूँ, हमारे पास केस आते हैं जिन्होंने, हस्बैंड ने तो वाइफ के साथ रेंट एग्रीमेंट बना रखा है और वाइफ ने हस्बैंड के साथ रेंट एग्रीमेंट बना रखा है। ये अलाउ नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। दो नुकसान हैं, एक तो रेंट पे करोगे एक्चुअल में, बीवी के पास पैसा चला गया और एग्जम्पशन तो मिलेगी ही नहीं, तो दो नुकसान है यहाँ पे। पांचवा पॉइंट आपने ध्यान रखना दोस्तों, जब आप कभी अपने फैमिली मेंबर को रेंट पे कर रहे हैं, इसका HRA से कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये एक एडवाइस है आप लोगों को कि जब आप अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को रेंट दे रहे हैं और उसकी एग्जम्पशन आप ले रहे हैं, तो आप उनकी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरिए। उनके इनकम के अंदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को दिखाइए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पैन नंबर जाता है इन लोगों का, वो लोग वेरीफाई करते हैं कि क्या इन्होंने ITR भरी है या नहीं है, क्रॉस चेक होता है। तो आपको दिक्कत आएगी इस चीज़ में, इनको भी दिक्कत आएगी जिन्होंने रेंट नहीं दिखाया और उनको भी दिक्कत आएगी। भले ही लिमिट से कम है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप इनकी रिटर्न भी भर दीजिए। दोस्तों कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है, क्या रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, देखिए झमेले से बचना है और अपनी डिडक्शन को इजीली क्लेम करना है तो रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाइए। स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, 10 रुपये के, अपडेटेड होना चाहिए। 4 साल पुराने एग्रीमेंट चल रहे होते हैं, उसमें अपडेशन कुछ होता ही नहीं है। डूली साइंड होना चाहिए, यानी कि आपके थ्रू, आपके लैंडलॉर्ड के थ्रू साइन होना चाहिए और वो नोटराइज भी होना चाहिए। 10 रुपये का स्टैम्प पेपर सफिशिएंट है दोस्तों, आप ले सकते हैं। जिस एरिया में रह रहे हैं, यूपी में तो यूपी का, हरियाणा का तो हरियाणा का, दिल्ली का दिल्ली का, लेकिन स्टैम्प पेपर हो, अपडेटेड होना चाहिए, ये साइन होने चाहिए और नोटराइज भी होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 लाख रुपए से ऊपर का रेंट पे कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड का पैन नंबर जरूरी होता है। उससे पूछ लीजिएगा कि भैया मैं तेरा पैन नंबर यूज़ करूँगा। कई बार हम लोग रेंट पे रह लेते हैं और लैंडलॉर्ड कहता है यार मैं अपना पैन नंबर नहीं दूंगा आपको। इस चीज़ की बड़ी परेशानी होती है। तो जब आप इस चीज़ कर रहे हैं तो उसका पैन नंबर जरूर लीजिएगा कि भैया तेरे को फ़ायदा तो हो रहा है, तू इनकम भी कमा रहा है, टैक्स भी पे करना नहीं चाह रहा और मुझे एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी, तो मुझे आप अपना पैन नंबर जरूर दीजिए। ये दोस्तों रेंट स्लिप होती है, इसका फॉर्मेट है। अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो मुझे ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इस पर भर के दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों क्लेम करने के लिए, रेंट रिसिप्ट में क्या क्या होना चाहिए। रेंट रिसिप्ट के अंदर आपकी डेट ऑफ पेमेंट होती है, कितने पीरियड का आपने रेंट पे करा है। आप इसे क्वार्टरली बना लीजिए, हाफ ईयरली बना लीजिए या ईयरली भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें टेनेंट का नाम लिखिए, लैंडलॉर्ड का नाम आप हो गया, उस जगह का एड्रेस लिखिए जहाँ पर आप रेंट पे कर रहे हैं। साइन होने चाहिए, वो पैन नंबर मैंने बोला ये होना चाहिए अगर आप 1 लाख से ऊपर का रेंट साल में पे कर रहे हैं। देखिए कई बार लोग आप कैश पे करते हैं, तो अगर 5,000 से ऊपर का आप कैश पे कर रहे हैं तो उस पर रिवेन्यू स्टैम्प लगा होना जरूरी है। और रेंट रिसिप्ट मैंडेटरी कब है, जब आपको 3,000 से ऊपर का HRA मिल रहा हो। 3,000 से ऊपर का HRA मिल रहा हो और पे कर रहे हैं तो आपको रेंट रिसिप्ट भी देना है। यानी कि आपके पास क्या क्या चीज़ होंगी, अब एक रेंट रिसिप्ट, एक रेंट एग्रीमेंट और पैन कार्ड, 3 डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं अपने एम्प्लॉयर को क्लेम करने के लिए। अगला पॉइंट दोस्तों 8वां, अगर हो सकता है आपका जो लैंडलॉर्ड है वो एग्रीकल्चर है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी या रेंट भी कम है, उसे कभी ITR भी फाइल ना करियो, पैन नंबर ना ले आओ। अगर उसके पास नहीं है तो एक फॉर्म 60 होता है डिक्लेरेशन, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप अपनी ईमेल ड्रॉप कर देना तो मैं उस पर फॉर्म 60 भेज दूंगा। अगर आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपका मालिक परेशान करता है कि यार बिना पैन कार्ड के मैं नहीं लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने यहाँ पे सर्कुलर डाल दिया है। इस सर्कुलर को आप गूगल से ले सकते हैं, आप मेरे से मांग लीजिएगा।
ये उसके पढ़ाइएगा और बताइएगा कि भैया पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 भी दे सकते हैं। इनकम टैक्स वालों ने खुद बोला हुआ है, सरकार ने खुद बोला हुआ है। ये आपको बता चुका हूँ कि 5,000 से अगर ऊपर है तो आपने एक रेवेन्यू स्टैंप होती है, बाजार से मिलती है, वो जरूर लगानी है, ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और सबसे ज़्यादा जो लोग गलतियाँ करते हैं दोस्तों, जब हमारे पास कागज आते हैं क्या होता है, ज्वाइंट रेंट एग्रीमेंट है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के दोनों के नाम पर है। या हो सकता है कई बार पीजी के अंदर हम 4 से 5 दोस्त रहते हैं। अब 4 से 5 दोस्त तो रहते हैं लेकिन एग्रीमेंट एक से ही होता है या 2 से हो गया, तो क्या करोगे? तो ध्यान रखना है कि पेमेंट जो है, क्लेम जो करनी है वो मंथली ही पेमेंट करनी है। यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों के नाम पे एग्रीमेंट है और मान लीजिए 20,000 रुपये का रेंट का एग्रीमेंट है, तो आप 6 महीने मत करिएगा, 6 महीने मेरा, 6 महीने तेरा, या फ्रेंड्स का भी ऐसे कि तू 2 महीने दे, 2 महीने तू दे। अगर 20,000 रुपये है, हर महीने 10,000 रुपये हस्बैंड दे और हर महीने 10,000 रुपये वाइफ दे, क्योंकि HRA की कैलकुलेशन मंथली होती है। आपको बहुत दिक्कत आएगी अगर आपने पे नहीं करा। अगर आपने 6 महीने पे करा और 6 महीने वाइफ ने पे करा तो आपको सिर्फ 6 महीने की मिलेगी, यानी कि 6 महीने इसके और 6 महीने सिर्फ इसको, दोनों के 6 महीने बेकार हो जाएंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स के केस में भी जब हम पीजी में रहते हैं, ज्वाइंट में रहते हैं, तो भी आप मंथली पे करिए, क्योंकि पेमेंट सबसे बड़ा प्रूफ है HRA की एग्जम्पशन करने के लिए। HRA की एग्जम्पशन में वो पेमेंट को जरूर देखते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ज्वाइंट में ना लिया हो, मैं अकेला रहूँ, लेकिन मेरे लैंडलॉर्ड क्या है वो ज्वाइंट में हो, वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट में थी, मेरा एग्रीमेंट हुआ है। अब आप क्या करोगे? आपको दोस्तों दोनों को ही रेंट आधा पे करना पड़ेगा। अगर आपका 20,000 रुपये का रेंट है तो आप 10,000 रुपये एक लैंडलॉर्ड को दीजिए, 10,000 रुपये दूसरे लैंडलॉर्ड को दीजिए। दोनों का ही रेंट एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा, दोनों का ही आपको पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट तो भले एक बना होगा लेकिन पैन कार्ड दोनों के ही आपको देने पड़ेंगे, दोनों के पैन कार्ड ही मांगेगा वो, वरना आपका एक का एग्जम्पशन मिलेगा, एक का नहीं मिलेगा। ये एग्रीमेंट साइन कराते वक्त ध्यान रखिएगा, दोनों को बोल दीजिएगा कि भैया मुझे दोनों के पैन कार्ड चाहिए। रेंट एग्रीमेंट बनाते वक्त दोस्तों क्या होता है, पैन नंबर लिखवा दीजिएगा, उससे आपको दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बात अलग है, वो देता है नहीं देता है, चुपके से भी लगा दीजिए, चल जाएगा। अच्छा, रेंट एड्रेस और एग्रीमेंट क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑफिस के पास का होना चाहिए। ऑफिस वाले या एम्प्लॉय को दिखता है, ऐसा नहीं है दिल्ली में जॉब कर रहे हैं और मेरठ का रेंट एग्रीमेंट लगा दिया। हो सकता है आप रेंट अगर मेरठ से आ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन बहुत दूर से नहीं आना चाहिए। मेरे एक केस में क्या हुआ, एक आदमी गुड़गांव में जॉब कर रहा था और बिहार का उसने रेंट एग्रीमेंट लगा दिया, तो वो गलत है, आपके पास का होना चाहिए। 13 पॉइंट दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं। अगर आप 50,000 से ऊपर का रेंट पे कर रहे हैं, सेल्फ प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो उस पर TDS करता है 5%, वो ध्यान रखना। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी एग्जम्पशन है इसके अंदर 0.25%, तो वो उसका 0.75% इसका निकलेगा, वो 50,000 रुपये का आपको हर महीने पे करना है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास क्वेरी आती हैं, मैंने एक होम लोन भी लिया हुआ है और HRA भी मुझे मिल रहा है, क्या मुझे दोनों मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? दोस्तों 100% मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। आपको इसका पोसेशन भी मिल चुका है, आप इसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपको इसका भी क्लेम मिलेगा और HRA क्लेम मिलेगा। अच्छा, क्यों मिलेगा? क्योंकि ना तो हाउस लोन जो इंटरेस्ट है इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, ना ही HRA का जो सेक्शन है, दोनों ही सेक्शनों के अंदर इस चीज़ के लिए मना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पोसेशन मिल गया है, भले ही एक शहर में भी हैं और आप इसमें नहीं रह रहे हो और आप अभी भी रेंट पे कर रहे हो, तो आपको दोनों के लिए मिलेंगे। इसका रीज़न बस दोस्तों एक ही है कि ना तो सरकार ने मना करा है इस सेक्शन में, ना इस सेक्शन में मना करा है, तो दोनों का आप क्लेम एक साथ एक ही साल में ले सकते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कि अगर आपने सब कुछ दे दिया, आपने रेंट रिसिप्ट भी दे दी, आपने एग्रीमेंट भी दे दिया, प्रूफ भी दिखा दिया बैंक से कि मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका एम्प्लॉयर नहीं माना है HRA के लिए कि भैया मैं इस HRA को नहीं लूँगा, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, कोई भी रीज़न है, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डायरेक्ट ले सकता हूँ? दोस्तों कहीं भी मना नहीं है, आपके फॉर्म 16 में वो नहीं है, कोई बात नहीं। आप अपनी एक कंप्यूटेशन बनाइए, HRA की कैलकुलेशन बनाइए, जिससे आप रिटर्न भरवाते हैं उसको दीजिए, वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसको क्लेम कर सकता है और आपका इनकम टैक्स के अंदर जो रिफंड है वो बनकर आ जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने बोगस क्लेम करने की सोची ITR के लिए, तो ये वेरीफाई होता है। पहले वेरीफाई नहीं होता था, लेकिन पिछले 2 सालों से लोगों ने बहुत ही बोगस क्लेम करे हैं, तो अब ये वेरीफाई कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जेन्युइन होना चाहिए। आपके पास इसका नोटिफिकेशन भी आएगा कि आपने एडिशनल HRA क्लेम करा है, आप इसके हमें प्रूफ दीजिए, क्योंकि आपका फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न इस बार मैच नहीं होगी। आप इनकम दिखाएंगे 5 लाख,
लेकिन फिर आप क्लेम करेंगे HRA, वो इनकम हो जाती है 4.5 लाख। जब 4.5 लाख हो जाएगी, इनकम कम हो गई फॉर्म 16 से, तो चेक करेंगे कि भैया इसने क्या चीज़ एडिशनल क्लेम करी है, वो है HRA। तो HRA की वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि 90% लोग HRA को बोगस क्लेम कर रहे हैं। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक सिस्टम लगा दिया है सैलरीड वालों के लिए कि भाई आप अगर कोई भी चीज़ एडिशनल क्लेम करेंगे फॉर्म 16 से, तो वो वेरीफाई होगी, उसे चेक किया जाएगा, उसके बाद ही रिफंड इशू किया जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि HRA एग्जम्पशन क्लेम करते वक्त एम्प्लॉयर के पास या इनकम टैक्स रिटर्न में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सर्कल के अंदर जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपके एम्प्लॉय हैं, कंपनी में काम करते हैं आपके फ्रेंड्स, उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको समझ में आए कि HRA एग्जम्पशन क्लेम करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपकी भी अगर कोई क्वेरी है HRA से रिलेटेड या इनकम टैक्स से किसी और इशू से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।